हाँ, तो हम लोग कल कहाँ तक थे? हम लोग थे मतलब कि वेव ऑप्टिक्स का हमने बेसिक्स पढ़ लिया था, हमने हाइगेन्स प्रिंसिपल देख लिया था, हमने प्राइमरी वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट बनाने अपन सीख गए थे। अब हम लोग आगे की तरफ इंक्रीज करेंगे, मतलब आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन क्या होती है। क्योंकि तुम खुद देख लो कि लाइट अब एक वेव है, ठीक है? तो हमने जो भी वेव जो मैंने क्लास 11th में जो मैंने पढ़ रखा है वो सारे का अब यूज़ होगा, ठीक है? सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन से। ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। यहां पे y क्या होता है? y होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। देखो, ट्रैवलिंग वेव ना ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करता है, ठीक है? ट्रैवलिंग वेव ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करता है। इसका हर एक पॉइंट जो होता है ना, एक पार्टिकल होता है, ठीक है? हर एक पॉइंट एक पार्टिकल होता है। ये पॉइंट कभी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है? जो हम लोग जो पानी में जब पत्थर भी फेंकते हैं ना, कैसे एक रिपल्स बनता है, बाहर की तरफ एक रिपल्स बनता है। जब हम पानी में डालते हैं ना, पानी के मॉलिक्यूल जो है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स है वो अप डाउन करते हैं, मतलब, ठीक है? वो अप डाउन करते हैं। अप डाउन करने से कारण क्या होता है? वो प्लस में अप डाउन कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में, और वेव कहाँ पे बनता है? एक्स डायरेक्शन में। मतलब पानी के पार्टिकल्स तो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं ऐसे ऐसे, मतलब मीन पे, एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, मतलब वो डिस्प्लेस करते हैं उसके पानी के पार्टिकल। जैसे ही मैंने पत्थर को डाला पानी के पार्ट वाई एक्सिस पे, ऐसे ऐसे करके डिस्प्लेस कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेस करने का क्या हुआ? वेव बना जो एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है? वाई क्या होता है? वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। वाई हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। वाई हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ए क्या होता है? ये होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है? ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड। ओमेगा होता है मेरा, ओमेगा क्या होता है बताओ? ओमेगा का फॉर्मूला बता। ओमेगा होता है ओमेगा होता है मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा होता है मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ओमेगा का कोई फॉर्मूला जानते हो क्या? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी होता है, और 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें रिऑप्टिक्स में एक बात बताई थी, फ्रीक्वेंसी के बारे में। लाइट जो होता है, जो सोर्स जो फ्रीक्वेंसी जो बना करके दे दिया, फ्रीक्वेंसी लाइफ लॉन्ग उसकी सेम ही रहती है। और वो ऐसी वाली फ्रीक्वेंसी वाले जो सोर्सेस होते हैं उसको कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। ऐसा सोर्स जो दो लाइट ले लेंगे तो चेंज हो जाएगी, मतलब कि एक सोर्स अलग टाइप का। हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ओमेगा क्या हो गया मेरा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ, के होता है मेरा वेव नंबर। के होता है मेरा वेव नंबर। और के का मेरा फॉर्मूला, जैसे कि ओमेगा के मेरा फॉर्मूला होता है ना 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी, और वेव नंबर का मेरा फॉर्मूला होता है 2 पाई/λ। के का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई/λ, ठीक है? ये चारों चीज हो गया। वेव की वेलोसिटी क्या होती है? एक्स डायरेक्शन शो कर रहा है, टी टाइम शो कर रहा है। ओमेगा मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के मेरा वेव नंबर, ए मेरा एम्पलीट्यूड, वाई मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, और क्या है? अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं कि देखो, जब ओमेगा टी और के एक्स का, मतलब कि ओमेगा टी और के एक्स का अगर साइन अगर सेम होगा,
मतलब ओमेगा टी भी प्लस हो गया और के एक्स भी प्लस हो गया, तो मतलब वेव कैसा ट्रेवल करेगा, वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। मतलब अगर साइन सेम रहेगा तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, और साइन अगर ऑपोजिट रहेगा तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, वेव की स्पीड क्या होती है, नेक्स्ट पेज में चले जाओगे। वेव स्पीड, वेव स्पीड, ये वेव चलेगा तो इसका कोई स्पीड भी होगा। वेव स्पीड को अपन v से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई के। ठीक है, ओमेगा बाई के। अच्छा, वेलोसिटी का मैंने तुम्हें और एक फॉर्मूला बताया था रे ऑप्टिक्स में, जो क्या था, एफ लैम्डा वाला एक फॉर्मूला बताया था क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। देखो वो कहां से आया था, ओमेगा तुम क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ लिख सकते हो, और के को क्या लिख सकते हो, 2 पाई बटे लैम्डा लिख सकते हो। 2 पाई मर गया तो क्या हो गया, एफ लैम्डा हो गया। तो वेव वेलोसिटी, वेव की स्पीड क्या हो गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू, एक तो तुम ओमेगा बाई के लिख लो और एक लिख लो एफ लैम्डा। ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में अगर तुम्हारा दिया रहे कि y इज इक्वल टू 2 साइन, अच्छा मान लो ऐसा अगर क्वेश्चन एक दिया रहे y इज इक्वल टू 2 साइन 3t प्लस माइनस 4x, तो तुम इधर से बता सकते हो कि ओमेगा क्या है, ओमेगा मेरा 3 है, के मेरा वेव नंबर मेरा क्या है 4 है। अगर कोई वेव की वेलोसिटी पूछेगा तो बता दोगे, क्या कर दोगे, ओमेगा जैसा है वैसा ही छोड़ देना, प्लस रहेगा तो प्लस कर देना, माइनस रहेगा तो माइनस कर देना। ठीक है, बट इसमें मतलब कि मीन लिया जाता है, मतलब कि मॉड ले लिया करो। ठीक है, ओमेगा बाई के, तो ओमेगा, अब तो वेलोसिटी तुम क्या बताओगे, ओमेगा बाई के, ओमेगा मेरा क्या है यहाँ पे 3/4। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा हो गया। अच्छा, अब अपन बात करेंगे इंटरफेरेंस के ऊपर। ठीक है, ये मैंने क्या बताया, ये क्या होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, और इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। देखो पार्टिकल क्या होता है ना, जैसे कि तुमने मतलब कि एक स्विंग देखा है तुमने, मतलब कि पेंडुलम देखा है, इधर तुमने उसको टाई अप कर दिया है छत से। ठीक है, ये पोजीशन जो होता है ना उसका मीन पोजीशन होता है, यहां पे वो 0 पे रहता है। ठीक है, ये मीन पोजीशन हो गया। ये अगर ऐसे आगे बढ़ेगा तो ये ऊपर तक जाएगा, एक बार इधर जाएगा, फिर एक बार इधर जाएगा। अभी मैं डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस नहीं ले रहा हूं। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, जैसे कि देखो मोशन स्विंग कर रही है, धीरे धीरे ना वो मतलब कि रुक जाती है, वो उसको डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, तुमने झूला देखा होगा, एक बार अगर तुम झूले को अगर देके अगर छोड़ दो और वापस से तुम अगर उसको उतना अगर 4 सेकंड नहीं लगा रहे हो तो क्या होता है, धीरे धीरे वो डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस होता है। बट मैं यहाँ डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि वो सीधा मीन से एक्सट्रीम पे जा रहा है और एक्सट्रीम से फिर मीन पे आ रहा है। देखो पार्टिकल पहले ऊपर जाता है, पार्टिकल पहले ऊपर गया, फिर वो अपने जगह पे आया, फिर वो ऊपर गया और फिर अपने जगह पे आ गया। इधर से जो वो उधर तक जाता है ना, मीन से लेके एक्सट्रीम पे जो जाता है ना, तो उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, मतलब कि मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट। कोई पूछे अगर एम्पलीट्यूड क्या होता है तो तुम बोल दोगे पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को अपन एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये वेव की मतलब कि जो हम लोग 11 जो पढ़ते हैं वेव, उसका थोड़ा बहुत बेसिक्स हो गया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव के ऊपर। दो वेव मिलती है तो वो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाती है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाती है। तो बात करते हैं अब अपन इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव, देखो इधर से एक वेव आ रही है, ठीक है, एक वेव इधर से आ रही है, ये कोई सोर्स S1 मान लो, ये कोई सोर्स S2 मान लो, ये वेव इधर से आ रही है, ये वेव इधर से आ रही है। ये दोनों वेव अगर एक दूसरे को अगर कैंसिल आउट अगर कर देगी, मतलब कि एक वेव दूसरे वेव को अगर कैंसिल आउट कर देगी तो उसको कहेंगे अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, मतलब कि दोनों एक दूसरे को काट दे, जो मैंने समझाया था ना बल्ब वाला, जो अगर दोनों लाइट अगर आ रही है, अगर यहाँ पे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे तो पूरा बीच में हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था ब्राइट, बट बन कैसा जाएगा, ब्लैक। अगर दोनों अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर दिखाएगी, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, या दोनों ऊपर दिखाए या दोनों साथ में नीचे दिखाए, तो वो दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाता है। ठीक है,
समझ में आ गया? डिस्ट्रक्टिव एक दूसरे को दोनों कैंसिल आउट करता है, ठीक है, मतलब कि एक वेव ऐसी आ रही है, दूसरी वेव इसको कैंसिल आउट करती है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, दोनों एक साथ जाते हैं, ठीक है, ब्राइट आता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है ब्राइट और डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है मतलब डार्क, ठीक है। देखो एक पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे कि इधर से एक एक वेव आ रही है y1, इधर से एक वेव आ रही है y2, तो y रिजल्टेंट क्या होगा, y1 प्लस y2। ये वेक्टरली ऐड होगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, ये वेक्टर जैसा ऐड होगा। अब अपन बात करते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव के ऊपर। सुपर पोजिशन ऑफ वेव मतलब क्या होता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। देखो मैं यहां पे मान रहा हूं कि यहां पे कोई पार्टिकल P है, ठीक है, यहां पे बीच में मान लो कि एक पार्टिकल P है, इधर से एक वेव आई, ये P को कुछ या ऊपर उठा दे या वो नीचे उठा दे, ये वाली वेव, ठीक है, ये वाली वेव। और ये S2 जिसने जो प्रोड्यूस करा, क्या पता वो पार्टिकल को ऊपर उठा दे या नीचे उठा दे, क्या पता ये उसको ऊपर उठा रहा हो, ये इसको नीचे उठा रहा हो, एक वेव उसको ऊपर उठा रहा हो, एक वेव उसको नीचे उठा रहा हो, क्या पता एक वेव उसको ऊपर उठा रहा हो, दूसरा भी उसको ऊपर उठा रहा हो। तो इसी को कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव बनेगा। इसी जो उठाने वाला जो होता है ना, जो इसको कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, मतलब इस पार्टिकल का नेट पोजिशन क्या होगा, इस पार्टिकल का नेट पोजिशन क्या होगा। तो इसका डेफिनेशन होता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या हुआ, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर, देखो मैंने उधर दो वेव को लेके समझाया था, बट तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मतलब कि जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। व्हेन टू और मोर वेव्स आर ट्रेवलिंग, वेव्स आर ट्रेवलिंग, व्हेन टू और मोर वेव्स आर ट्रेवलिंग, हाँ पूछ, हाँ 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 हाँ, दोनों मतलब कि किसी का भी कर सकते हो, दोनों सही है। हाँ दोनों सही है, मतलब वो डिफाइन कर देगा कि चार्ज अगर देगा तुम्हें, पार्टिकल देगा तो तुम इसको डिफाइन करोगे। अगर तुम्हें चार्ज की सुपरपोजिशन निकालने का उसका ये होता है, एक क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज इधर है, एक माइनस क्यू चार्ज इधर है, ठीक है, और इसका तुम्हें बीच का बताना होता है कि कहाँ पे होगा, इससे ऐसे करके निकलता है। अगर मान लो कि तीन चार्ज अगर चार्ज के अगर डायग्राम दिए रहते हैं तो तुम्हें उससे मतलब कि सुपरपोजिशन निकालना होता है, वो चार्ज बताता है वहाँ पे। ये पार्टिकल वाला तुम्हें पूछेगा नहीं कभी अभी, क्योंकि ये 11th का बेसिक्स है, ठीक है, बट तुम्हें इसको हेल्प पढ़ना होता है क्योंकि तुम्हें वेव ऑप्टिक्स समझना है, ठीक है। जब सुपरपोजिशन देगा तुम्हें अगर निकालने का चार्ज का, तो तुम्हें वहाँ पे डिफाइन करेगा कि चार्ज का करना है या पार्टिकल का करना है। अंडरस्टूड? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर वेव्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम, यहां पे बातों को गौर करना, एक है सेम मीडियम है, ठीक है, सेम मीडियम, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, DISP डॉट लिख रहा मैं, डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, of a particle is vector sum of, is vector sum of the displacement produced by each wave, the displacement produced by each wave। समझ में आ गया ये वाला बात कि when टू और मोर वेव्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम, मीडियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। मतलब कि अगर वाटर में अगर ये सारी कहानी हो रही है तो वाटर पे देखेंगे, एयर में हो रही है तो एयर में देखेंगे, और वैक्यूम में हो रही है तो वैक्यूम में देखेंगे। एक वेव मेरी ऐसे ट्रैवल कर रही है, एक वेव मेरी ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है,
इस पार्टिकल का जो पॉइंट पी पे जो है, इस पार्टिकल जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक ने उसको 3 उठाया, एक ने उसको 2 नीचे कर दिया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 1 हुआ। तो उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय ईच वेव। हाँ, मतलब कि यहाँ पे वेक्टर का थोड़ा बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, मतलब कि इस वेव ने उसको जितना उठाया और इसका उसका जितना उठाया, दोनों का अपन डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, इधर मेरा एक सोर्स है S1 और इधर मेरा एक सोर्स है S2, ठीक है। इधर एक पार्टिकल है P, इधर एक पार्टिकल है P। इस वेव का ये जो सोर्स जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये जो है ये मेरा इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू A2 साइन A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसका डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी हो सकता है, इसका डिस्प्लेसमेंट x1 मान लो, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 मान लो। तो इस वाले पॉइंट पे इस वाले पॉइंट P पे इस वेव का डिस्प्लेसमेंट और इस वेव का डिस्प्लेसमेंट कैसे करके डिफाइन करोगे, जब मैं बोल दे रहा हूं कि टाइम दोनों सेम ले रहा है, दोनों टाइम जो ले रहा है वो सेम ले रहा है, मैं क्या बोल दे रहा हूं, S1 और S2 जो है, S1 और S2 जो है कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट सोर्सेज मतलब कि जो सेम फ्रीक्वेंसी वाले प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट सोर्स होने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम। अब मैं ये भी बता दे रहा हूं कि टाइम जो है, टाइम भी दोनों का टी है, टाइम टी पे बताना है, टाइम इज इक्वल टू टी मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, मैंने टाइम भी डिफाइन कर दिया। तो इस वाले पॉइंट पी जो पार्टिकल जो है S1 पे ये क्या दिखाएगा और S2 मतलब कि ये क्या वेव का इक्वेशन देगा, ये बताओ। एट P एट टाइम T, एट P एट टाइम T, मैंने टाइम T को डिफाइन कर दिया है। Y1 वाला जो सोर्स है वो पार्टिकल को कैसे उठाएगा, A1 तो A1 ही रहेगा, एम्पलीट्यूड तो उसका चेंज नहीं होगा, A1 साइन ओमेगा टी चेंज होगा क्या, ओमेगा तो भी चेंज नहीं होगा, और टाइम भी मैंने डिफाइन कर दिया है, प्लस के एक्स वन होगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे डिस्प्लेसमेंट अलग लिया है, ठीक है, के एक्स वन। Y2 का बताओ सेम हिसाब से, A2 साइन ओमेगा टी तो मेरा सेम ही होगा क्योंकि ओमेगा तो मैंने कोहेरेंट सोर्स लिया है, प्लस के एक्स टू, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का, बताओ, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देख, P का, पॉइंट P का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वाई आर जो होगा y1 प्लस y2 होगा, y1 प्लस y2 होगा, पॉइंट P का नेट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 होगा। अब देखो यहां पे इन दोनों में डिफरेंट क्या आ रहा है, ये देखो तो इन दोनों में डिफरेंट क्या आ रहा है, ये वाला फेज डिफरेंस है, ये इसका फेज डिफरेंस हो जाएगा। मैंने बताया था साइन के बाद जो भी टर्म आता है उसको अपन क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। एंगल जो होता है ना वही इसी को फेज कहते हैं, ठीक है। पहले अपन फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, दोनों के बीच का कितना फेज डिफरेंस है। और अपन एक और बात ये डिफाइन कर दे रहा मैं कि x, इन दोनों में से अगर अपन फेज को अगर माइनस करेंगे तो तुम समझ लो कि x2 को मैं ज्यादा ले रहा, x2 बड़ा है x1 से, ठीक है, हाँ मैं ऐसा मान रहा हूं। अब देखो, अब अपन दो चीज को डिफाइन करेंगे, पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। y1 का इक्वेशन में हमारा क्या निकला था, y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, और y2 मेरा क्या निकला था, A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू।
फीस को अपन माइनस करना है, मतलब कि मैं मान रहा हूं कि x2 बड़ा है x1 से, लेट x2 ग्रेटर देन x1, x2 ग्रेटर देन x1, तब क्या होगा, फीस डिफरेंस को अपन पाई से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस के x1 हो जाएगा क्या, ये वाला अंदर में जाके मल्टीप्लाई होगा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के x2 माइनस के x1 बचेगा, फेज डिफरेंस के x2 माइनस के x1 बचेगा। अच्छा अब इधर आ जाओ, फाइव इजिकल टू क्या आ गया, के x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं इसको ऐसे करके। और के का मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, के का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई बटे लैम्डा, तो के की जगह पे 2 पाई बटे लैम्डा भी पुट कर सकते हैं। और x2 माइनस x1 को अपन डेल्टा x लिख सकते हैं, तो फेज डिफरेंस का तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा x। अगर तुम्हारे पास पाथ डिफरेंस अगर दिया रहेगा, अगर पाथ डिफरेंस दिया रहेगा तो तुम फेज डिफरेंस निकाल लोगे, ठीक है। ये क्या है, ये है पाथ डिफरेंस, और ये क्या है, फेज डिफरेंस। एक पार्ट डिफरेंस है, एक फेज डिफरेंस है। मतलब कि मान लो कि अगर एक पार्टिकल जा रही है, एक 2 सेंटीमीटर आगे, स्लाइड पीछे करना है, एक मान ले कि 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ चुका है, दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि जो पार्ट डिफरेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर की बन रही है। एक यहां से जो x1 आ रहा है इसको 3 सेंटीमीटर ऊपर उठा रहा है, नीचे वाला जो है उसको 2 सेंटीमीटर नीचे ही लिए रहा है, ठीक है। नेट पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नेट पार्ट डिफरेंस 1 हो जाएगा। जब पार्ट डिफरेंस 1 आ गया तो तुम फेज डिफरेंस निकाल लोगे, 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा x कर दोगे, तुम फेज डिफरेंस निकल जाएगा तुम्हारा। यही चीज होता है, एक और चीज होता है, पता है क्या, ये देख, अच्छा पहले लिखना है क्या, हो गया है, ये वाला लिखना है, लिख ले, ये हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम कोहेरेंट, जैसे कि जो कोहेरेंट सोर्स होता है ना, कोहेरेंट सोर्स वही होता है जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम, लिख ले। हो गया, हाँ हो गया। अब देख, ये जो पॉइंट है इसका तो मैंने फेज डिफरेंस तो मैंने बता दिया, पॉइंट की पी का मैंने फेज डिफरेंस तो मैंने बता दिया। इसका कुछ अब इंटरफेरेंस भी होगा, इंटरफेरेंस मतलब कि 2 टाइप का इंटरफेरेंस मैंने बताया था, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मान ले कि अगर एक जो वाइवर S1 वाला जो सोर्स है, इसको इस पॉइंट P पे क्या कर रहा है, वो -2 का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है, मतलब कि -2 कर रहा है, ठीक है, और ये वाला उसको +2 कर रहा है, तो +2 -2 कैंसिल आउट करके 0 हो जाएगा, तो नेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरफेरेंस 0 आ जाएगा। 0 मतलब कि क्या होता है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, 0 मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और 0 के अलावा अगर जो भी आ जाए तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब देख, अब अपन बात करेंगे इंटरफेरेंस एट P।
जो पॉइंट पी जो था ना, पॉइंट पी, इंटरफेरेंस एट पी, पी पे क्या होगा इंटरफेरेंस, पी पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम तुम्हें दिख रहा है क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक एम्पलीट्यूड ये है, एक एम्पलीट्यूड ये है ना, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कुछ और होगा, है ना। इंटरफेरेंस एट पी, पहला इक्वेशन क्या था, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, और y2 हमारा क्या था, a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। मैंने क्या माना था, x2 बड़ा है x1 से, मैंने इस चीज को डिफाइन कर दिया था। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा उस पार्टिकल का, रिजल्ट, ये दोनों एक वेक्टरली होगा, ये दोनों तो वेक्टर ही है ना। मान ले कि a1 इधर है, ठीक है, मान ले कि a1 ये है, ठीक है, a1 ये है, a2 मान ले ये है, ठीक है, व्हाट इज दिस इज a2, ठीक है, a1 एंड a2 हो गया, इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट निकलेगा, दिस इज ए रिजल्टेंट, दो वेक्टर है उसका, और इसके बीच का एंगल क्या होगा, वही वाला फाई जो अपन ने निकाला था इससे पहले, फेज डिफरेंस वाला फाई, वही तो इन दोनों का डिफरेंस होगा। इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा बता, अगर यहां पे पैरेललोग्राम अगर लॉ लगाओ, ए आर क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाई। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, इन दोनों का फेज डिफरेंस जो हमने पीछे निकालना जो सीखा, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसे करके इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाई। अब देख, अब एक ये वाला एंगल भी तो होगा ना थीटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है कितना आगे है, मतलब कि a1 से, तो रिजल्टेंट थीटा क्या निकलेगा, टैन थीटा क्या निकलेगा, टैन थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है a1 साइन थीटा, नहीं a2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। अगर अपन को थीटा निकालना है तो थीटा क्या हमारा, ये a1 से कितना ऊपर हमारा रिजल्टेंट होगा, ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a2 sin थीटा डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos थीटा। ये सब अपन वेक्टर में पढ़ते हैं, कुछ नया नहीं है ना। और ऊपर वाला क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का है, ठीक है। इधर से तुम एक चीज ये देख रहे हो ना, देखो हमने फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा एक्स पढ़ा था, ठीक है। अगर मान लो कि कहीं पे अगर कैसे करके यहाँ पे कोई S1 सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे कोई S2 सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है क्या, यहाँ पे ए आर मेरा क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, ए आर मेरा जीरो आ जा रहा है, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मेरा क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। एक आर पॉइंट जो है, जो इधर है, इसका ए आर मैक्सिमम आ जा रहा है, मतलब ए आर मैक्स मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे क्या हो गया, डार्क हो गया, क्योंकि ए आर जीरो आ गया, और ए आर मैक्स मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे अब एक बात पूछता हूं, इंटरफेरेंस किस में पॉसिबल है, लिख लिया, इसको लिखना है। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, इंटरफेरेंस किस में पॉसिबल है, इंटरफेरेंस इज पॉसिबल इन ओनली लाइट वेव, ओनली साउंड वेव, ओनली लाइट एंड साउंड वेव, नाइदर लाइट एंड नाइदर साउंड वेव। अगर वो वेव है तो उसमें इंटरफेरेंस का लगेगा, बस लाइट वेव और साउंड वेव दोनों में इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है। जो मैंने ये जो पढ़ा है ना इंटरफेरेंस का जो पूरा चीज, जो लाइट और साउंड में लगेगा, ठीक है। अपन इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, ए आर है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड,
अगर मान ले कि, तो अगर तुझे एम्पलीट्यूड समझ नहीं आ रहा तो वेक्टर मान लेना, ये वेलोसिटी v1 ये वेलोसिटी v2 है, ठीक है। वेलोसिटी v1 हो गया, वेलोसिटी v2 हो गया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos फाई। और v रिजल्टेंट मेरा कितना आगे होगा v1 से, v2 साइन फाई डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 साइन फाई, ठीक है। ठीक है, हो गया। बढ़ जाओ, ये देख, ये मेरा क्या है, क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है, A1 एम्पलीट्यूड मेरा दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड मेरा दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड मेरा दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, A दिया हुआ है और एक 2A दिया हुआ है, ठीक है। और फेज डिफरेंस मेरा दिया हुआ है, फेज डिफरेंस, हाँ फेज डिफरेंस है मेरा π/3 रेडियन। ये दोनों क्या कर रहा है, सुपर इंपोज कर रहा है। कैलकुलेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कैलकुलेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्या cos फाई जो है ना, फाई रेडियन में ही रहेगी। मैं करूं एम्पलीट्यूड 2 दिया हुआ है, ठीक है, एक A दिया हुआ है, एक 2A दिया हुआ है, दोनों का जिसमें जो फेज डिफरेंस जो है, जो मेरी दी हुई है π/3 रेडियन, अपन को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। यस, हाँ tan थीटा नहीं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड AR। मैं करता हूं, देखो AR का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, देखो सबसे पहले देखो एम्पलीट्यूड है क्या, एक एम्पलीट्यूड यहाँ पे जिसका वैल्यू मेरा A दिया हुआ है, एक एम्पलीट्यूड मेरा ये है जिसका एम्पलीट्यूड मेरा 2A दिया हुआ है। ये दोनों के बीच का जो फाई जो मेरा जो दिया हुआ है, फाई मेरा दिया हुआ है π/3। π/3 क्या होता है, 180/3 कितना हो गया, 60, cos 60 दिया हुआ है। और इसका कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलेगा AR, वही मुझसे AR ही पूछा है। AR का स्क्वायर क्या होता है, AR स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। A1 स्क्वायर की जगह पे तुम A का स्क्वायर पुट कर लो, A स्क्वायर, A2 की जगह पे तुम 2A का स्क्वायर पुट कर लो, 2A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू 2A cos π/3, cos π/3 इज इक्वल टू क्या होता है, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू, हाँ AR स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर प्लस 2 2 4 4A स्क्वायर इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 2 4, AR मेरा कितना आ जाएगा, 5A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 7A स्क्वायर। तो AR मेरा कितना आ गया, √7A। समझ में आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल गया। अब तुम मतलब कि कितना आगे होगा वो निकाल लोगे क्या, tan थीटा निकाल लोगे क्या, इस क्वेश्चन में tan थीटा तो पूछा नहीं है, बट तुम थीटा निकाल लोगे क्या, A2 साइन फाई डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 cos फाई करके तुम निकाल लोगे उसको, ठीक है। हो गया। अब देख, कोहेरेंट सोर्स मैंने क्या बताया था, कोहेरेंट सोर्स वो होता है जिसका फ्रीक्वेंसी हमारा क्या रहे, सेम रहे, f सेम रहे,
एफ सेम या फिर मैं ओमेगा सेम भी बोल सकता हूं, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t या 2 पाई/f। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर तुम्हारे पूछ सकता है जो क्या है कि टाइम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। टाइम पीरियड, ठीक है, 1/टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का t और f का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1। यही पूछा जा सकता है। टाइम t और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, ये कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये 1-2 बार बोर्ड में पूछा भी गया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम पीरियड आ गया तो इसलिए मैंने बता दिया। अभी कोहेरेंट सोर्सेज वो होता है जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम मतलब ओमेगा सेम। तो मैंने इक्वेशन एक क्या बनाया था, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, वाई टी इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2 ग्रेटर देन x1, x2 ग्रेटर देन x1। फेज डिफरेंस हमारा क्या निकला था, फेज डिफरेंस क्या निकला था, 2 पाई/लैम्डा डेल्टा x निकला था हमारा फेज डिफरेंस, 2 पाई/लैम्डा डेल्टा x। क्या फेज डिफरेंस टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, ये जो फेज डिफरेंस जो है क्या वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये फेज डिफरेंस है हमारा, क्या वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। मतलब कि देखो यहां पे मेरा कोई सोर्स S है, ठीक है, यहां पे मेरा कोई सोर्स S1 है, यहां पे कोई मेरा सोर्स S2 है, ठीक है। एक पॉइंट P यहां पे, ठीक है, एक पॉइंट पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, मतलब कि यहां पे कोई फेज दे रहा होगा, कोई फेज दे रहा होगा। क्या ये फेज टाइम के साथ चेंज होता है, क्या है फेज का फॉर्मूला देख क्या है, फेज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा डेल्टा x। यहाँ पे तो टाइम का तो कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ पे कोई टाइम का कोई टर्म ही नहीं है। मतलब कि जहां पे ब्राइट स्पॉट बना रह गया, मतलब कि हम लोग ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट देखते हैं, ठीक है, जहां पे ब्राइट स्पॉट बना रह गया वो हमेशा ब्राइट स्पॉट ही बना रहेगा जन्मों जन्मांतर तक, ठीक है, वो चेंज नहीं करेगा। नहीं तो ऐसा होता ना कि कुछ टाइम अगर अपन देख रहे हैं तो वो डार्क स्पॉट बन रहा है, कुछ टाइम बाद अगर देख रहे हैं तो ब्लैक स्पॉट बन रहा है, डार्क बन रहा है, फिर ब्राइट बन रहा है, डार्क बन रहा है, ब्राइट बन रहा है। बट फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। क्या लिख सकते हो, फेज क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। और अपन क्या कह सकते हैं, रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। टाइम के साथ वो कांस्टेंट होता है और इंडिपेंडेंट होता है वो टाइम के। अब अपन बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ वेव के ऊपर, ठीक है, जो अपन इंटेंसिटी की जो बात कर रहे थे, अब अपन बात करेंगे इंटेंसिटी के ऊपर। लिखना है क्या, हाँ लिख ले। हो गया, हो गया। अब देख, अब अपन बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ वेव के ऊपर। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव जिसको अपन आई से भी डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू 2 पाई/a² f² रो v, ठीक है। यहां पे हमारा आई क्या होता है, इंटेंसिटी होती है, ई हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। रो मेरा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम मतलब कि जहां पे लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। लाइट अगर वाटर में जा रही है तो उसका डेंसिटी ले लेंगे, अगर वो एयर पे रही तो उसका डेंसिटी ले लेंगे। डेंसिटी ऑफ मीडियम, एम्पलीट्यूड हो गया, एफ क्या हो गया मेरा, फ्रीक्वेंसी, वी हो गया मेरा वेलोसिटी।
अब पर देख, अब पर देख, ये मतलब कि क्या क्या चीज इसमें सेम हो जाएगा अगर मीडियम को अगर मैं डिफाइन कर दूं तो। अगर मैं मीडियम को अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं तो क्या क्या चीज सेम रह जाएगा। देख, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा क्या अगर मैं कोहेरेंट सोर्सेज ले रहा हूं तो। फॉर कोहेरेंट सोर्स, फॉर कोहेरेंट सोर्स इन सेम मीडिया, फॉर कोहेरेंट सोर्स इन सेम मीडिया, एफ सेम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। मैंने मीडियम को भी डिफाइन कर दिया तो क्या मेरा रो सेम हो जाएगा, रो भी मेरा सेम हो जाएगा, ठीक है। और क्या मेरा सेम हो जाएगा, वेलोसिटी मेरी सेम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मीडियम में सेम होती है, सेम सेम मीडियम में वेलोसिटी सेम हो जाती है। वी भी मेरा क्या हो गया, सेम हो गया। एफ मेरा सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। और 2 पाई भी एक कांस्टेंट ही होती है, तो सारे को अपन एक कांस्टेंट कांस्टेंट पे ले लो। क्या करो, क्या करो, बस पूरा बता दूं, पूरा बता दो बस। तो इंटेंसिटी क्या होता है, 2 पाई ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। ये वाला कांस्टेंट हो गया, ये वाला कांस्टेंट हो गया, ये वाला कांस्टेंट हो गया, 2 पाई तो कांस्टेंट ही है। तो आई को अपन कोई कांस्टेंट के प्लस ए स्क्वायर ले रहे हैं, ले सकते हैं। ये कांस्टेंट के वेव नंबर नहीं है, याद रखना। ये सब चीजों का कांस्टेंट है। या तो तुम सी ए स्क्वायर भी कर सकते हो, या तो तुम कांस्टेंट को सी ले लेना, या मैं उसको के ही ले रहा हूं, ठीक है, ठीक है। सी ए स्क्वायर, सी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो एम्पलीट्यूड की इंटेंसिटी किसके बराबर बराबर होगी, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये कर लो, बस इधर कोने में एक छोटे सा क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन क्या है, रेशियो रेशियो ऑफ टू इंटेंसिटीज आर 4:1। दो इंटेंसिटी का रेशियो मेरा दिया हुआ है 4:1 मेरा दिया हुआ है। मुझे एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, फाइंड देन रेशियो ऑफ देन रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड इज। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा बता। ये वाला क्वेश्चन है, इंटेंसिटी का रेशियो मेरा 4:1 दिया हुआ है, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा, क्या होगा बताना इसको। एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है, A1/A2 बताना है, A1²/A2² नहीं बताना है। एम्पलीट्यूड स्क्वायर A1/A2 होगा ना, सही कर रही हो, बट तूने बस स्क्वायर कर दिया उसको, तो हो जाना चाहिए था अब तक। 2/1 हो जाएगा आराम से। I1/I2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, I1/I2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4:1 दिया हुआ है, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, √A1 होगा, √I होगा। तो I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं अपन। तो A1/A2 अपन क्या लिखेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू √I1/I2 का वैल्यू हमारा क्या दिया है, 4/1 दिया हुआ है, 4:1। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, 2/1, 2/1 या फिर 2:1, ठीक है। हो गया। हो
हो गया। देख मैंने रिजल्ट एक एम्पलीट्यूड का मैंने एक फॉर्मूला क्या किसके बात का, बस इसको सी ए स्क्वायर कर ले। रुकिए, वो मैं कांस्टेंट के भी ले सकते हो तुम, उसमें जो कांस्टेंट तुम्हें मानना है, जेड मान ले। हो गया, बढ़ जाऊं? ये लाइन लिखने में तुझे इतना टाइम क्यों लग रहा? ये तो मैं क्वेश्चन तभी लिखा के छोड़ा था ना। हो गया, चल। रिजल्टेंट, अब तुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है, ठीक है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैंने ए आर का फॉर्मूला क्या बताया था? ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू। क्या बनाना नहीं है, बताना है मुझे। ए वन ए टू कॉस फाइव। मैंने क्या बताया? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है? तो ए आर बाई आई आर बाई इसको के लिख सकते हो, इसको तुम आई आर बाई के लिख सकते हो, इसको आई आर बाई के लिख सकते हो। ई आर की जगह पे मैंने आई के टर्म पे उसको डिफाइन करा है, कर सकते हो उसको, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। तो ए आर का स्क्वायर बराबर आई आर बाई के लिख सकते हो इस। अच्छा हाँ सॉरी, सी लिए थे ना। सी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो? आई वन बाई सी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? प्लस आई टू बाई सी लिख सकते हो। प्लस टू का क्या हो जाएगा? टू का तो टू ही रहेगा। और ए वन बाई ए टू को अंडर रूट आई वन बाई सी अंडर रूट आई टू बाई सी लिख सकते हो। अब तुम सी को अब स्पीड ऑफ लाइट पर समझ लेना, बस ये बात पर ध्यान रखना। सी एक कांस्टेंट है, कॉस फाइव। अब क्या अगर वन बाई सी को कॉमन ले ले, ठीक है? आई आर इज इक्वल टू वन बाई सी, इधर पे पूरा कॉमन आ जाएगा। इधर देख अंडर रूट वन बाई सी है, इधर भी वन बाई सी है, तो वन बाई सी इधर से वन बाई सी मिलकर वन बाई अंडर रूट सी मिल करके क्या बन जाएगा? वन बाई सी बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा अंदर में? क्या क्या बचेगा? आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव बचेगा। ये काट दे, तो रिजल्टेंट आई आर कितना आया? आई आर कितना आया? आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, ठीक है? अगर एम्पलीट्यूड दिया रहे तो रिजल्टेंट निकाल लोगे, अगर इंटेंसिटी दी रहे तब भी तुम लोग रिजल्टेंट निकाल लोगे, ठीक है? अपन बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर। हाँ ज्यादा नहीं हुआ। हाँ चल, चल आगे चल, इसके आगे चल। कौन? हो गया? बस दो तीन चीज बनाना है, 3 पेज बस बताना है, बस उस पे ये मत कर। 3 पेज मतलब छोटा छोटा है, वो बहुत छोटा छोटा है। हो गया? उसको सिखा, उसको सिखा। ऐसे नहीं बोलते हैं। अब अपन बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई आर का वैल्यू या ए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई आर का वैल्यू और ए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम मतलब कि क्या होगा? ब्राइट होगा। अगर ब्राइट होना है तो कॉस फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए? कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होना चाहिए। और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 कब कब होता है? देखो मुझे ए आर और जैसे कि मेरे पास दो ए आर है, मतलब एक A1 है मेरा 2, एक A1 है मेरा A2 है मेरा 3, दोनों का मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, रिजल्टेंट मैक्सिमम निकालना। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम के लिए हमारे cos फाई मैक्सिमम होना चाहिए। cos फाई मैक्सिमम निकल जाएगा, cos फाई अगर 1 हो गया तो ए आर मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। अब मुझे वही दोनों जो एम्पलीट्यूड है उसका मिनिमा फाइंड करना है। मिनिमा मतलब कि A1 A2 cos फाई, और cos फाई का वैल्यू सबसे कम कितना होता है? -1 होता है। जीरो मत बोलना, -1 होता है। तो cos फाई का, अभी हम लोग कंस्ट्रक्टिव के लिए बात करें तो कंस्ट्रक्टिव के लिए सबसे ज्यादा cos का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। कहां कहां पे होता है बता? फाई क्या क्या होना चाहिए? फाई 0 होना चाहिए क्या? 2 पाई होना चाहिए क्या? 4 पाई होना चाहिए क्या? 6 पाई होना चाहिए क्या? तो क्या लिख सकते हो उसको? फाई इज इक्वल टू 2n पाई लिख सकते हो क्या? और n का वैल्यू क्या लेना है? n का वैल्यू 0 1 2 3, ठीक है? 0 से लेकर के जहां तक तुम्हें बढ़ना वहां तक बढ़ जा। पाई का वैल्यू क्या बता दिया मैंने? 2n पाई बता दिया। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आई आर या ए आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? आई आर और ए आर का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। आई आर और ए आर का वैल्यू मिनिमम मतलब क्या होता है? डार्क, डार्क होता है। तो cos फाई क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। cos फाई का -1 कहां पे होता है? 90 पे -1 होता है। बताइयो। 180 पे, बिल्कुल सही। 180 पे और 3 पाई पे, 5 पाई पे, 7 पाई पे। 2n -1, फाई क्या लेंगे अपन? 2n -1 पाई लेंगे। और n का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 2 3 4, नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए, ठीक है? ये दोनों चीज याद कर ले, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n के लिए मतलब कि n कहां से कहां तक लेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लेंगे। 2n पाई होता है। और इसके लिए क्या होता है? n होता है, ठीक है? 2 पेज से बस, 2 पेज बस, 2 पेज। ये हमारा फेज डिफरेंस निकल गया। अब बस पार्ट डिफरेंस के बारे में बात करते हैं अपन। जल्दी जल्दी। वाह, वेरी गुड। तारीफ क्या कर दी यार भाई तुम्हारी, तो स्लो हो गया। अच्छा मैं दे दूंगा पेज, ठीक है? मैं पूरा पहले कंप्लीट कर लूं। अब देख, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने फेज डिफरेंस का पहले बता दिया। अब पार्ट डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। कंस्ट्रक्टिव और इधर हो गया डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव एक साइड हो गया, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस तो मैंने बता दिया। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा एक्स होता है। 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा एक्स होता है। तो डेल्टा एक्स तुम क्या लिख सकते हो? पाई लैम्डा बटे 2 पाई इंटू 5 लिख सकते हो इस चीज को। लैम्डा बटे 2 पाई इंटू 5 लिख सकते हो। इस चीज को मैंने इधर उधर कर दिया। अब कंस्ट्रक्टिव के लिए फाई क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम कहां कहां पे होता है? 1 होता है। तो क्या लिख सकते हो? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 लैम्डा होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए, 2 लैम्डा होना चाहिए, 3 लैम्डा, ठीक है? तो क्या क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स का वैल्यू? डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा। और एन का वैल्यू क्या लेना है हमें? 0 1 2 3। तुम यहाँ पे फाई का वैल्यू अगर पुट करोगे ना, ये वाला फाई का वैल्यू, ये वाला फाई का वैल्यू अगर पुट करोगे, तो अगर फाई का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या होगा? डेल्टा एक्स 0 आएगा। फाई का वैल्यू क्या पुट करो? 2 पाई पुट करो। फाई का वैल्यू 2 पाई पुट करो, 2 पाई कट गया तो लैम्डा बचा।
अब पाई का वैल्यू कितना पुट करो, 4 पाई पुट करो, 4 पाई पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस में तक मेरा कितना निकलता है, एन लैम्डा निकलता है। और डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारा क्या होता है, 5 इज इक्वल टू 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बटे 2 पाई इंटू 5। तो यहां पे मेरा पार्ट डिफरेंस क्या क्या निकलता है, यहां पे मेरा पार्ट डिफरेंस आएगा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। और डेल्टा एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, n का वैल्यू अपन को कहां से कहां तक लेना है, 1 2 3 4 डॉट डॉट तक लेना है। ठीक है, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 लेना है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू सबको याद करके रखना होगा। अगर हम लोग YDSC आगे पढ़ेंगे ना तो हमें ये सब चीज का यूज होगा। ये सब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ जब हम लोग बनाएंगे, जहाँ पे मतलब कि हमारा जो जब मान लो कि डेल्टा एक्स पे मेरा ये बन रहा है, ब्राइट स्पॉट बन रहा है, वहां पे हमारा यूज होगा इसको। एक चीज बस और बता दूं, ये वाला पेज बस खत्म। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव उसी के लिए मैं उसके आगे ही बता रहा हूं। पहले मैंने फेज बताया, फिर पाथ बताया, अब मैं रिजल्टेंट बता रहा हूं। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैंने क्या बताया था, IR मैंने क्या बताया था, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई बताया था मैंने। cos फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव के लिए, मैक्स होना चाहिए, मैक्स इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो मेरा क्या होता है, आई मैक्स मेरा कितना आता है, अगर आई मैक्स अगर अपन को फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो क्या करेंगे, I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अगर हमें डायरेक्ट अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर आई मैक्स अगर फाइंड करने बोलेगा तो अपन ऐसे अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर कर देंगे। डिस्ट्रक्टिव के लिए भी सेम निकाल ले, बस ये लास्ट है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो आई मीन मेरा कितना हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव में मेरा मिनिमम होता है ना, क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई मीन आ गया, आई मैक्स आ गया। इन सारी चीजों को अब याद कर लेना, कल इस पे ही पहले क्वेश्चन करेंगे। ऑफ कर दिया।